नमस्कार बच्चों, आज हम लोग वर्षा की विदाई पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। कल हमने होमवर्क में आपको दिया था प्रश्नोत्तर लिखने के लिए। आपको जहाँ कहीं भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को आप अवश्य इससे दूर करेंगे। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसने विदाई ली है? उत्तर हुआ वर्षा ऋतु ने विदाई ली है। दूसरा प्रश्न है, कवि जारे के लिए क्या कहता है? कवि जारे के लिए कहता है कि जारा अंगराई ले रहा है, अर्थात वर्षा के गमन के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। तो अंगराई लेना उठने का, गति प्रारंभ करने का सूचक होता है। ठीक है, तो यह हो गया। कवि जारे के लिए क्या कहता है? कवि अपना आगमन प्रस्तुत, ये वर्षा ऋतु अपना आगमन ये वर्षा के गमन के बाद शरद ऋतु अपना आगमन प्रस्तुत करता है, अर्थात आना शुरू करता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जारा ने अपनी अंगराई ली। सूरज की किरणों के पथ से क्या हटने लगे? सूरज की किरणों के पथ से काले बादल जो आकाश में छाए हुए थे वो हटने लगे। बांसुरी कौन बजा रहे हैं? श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम की डाल पर बांसुरी वादन करते थे। वर्षा के गमन के बाद यमुना का तट चहल पहल युक्त हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पुनः श्री कृष्ण बांसुरी वादन कर रहे हैं। लिखित प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न। वर्षा की विदाई होने पर खेत कैसे लग रहे थे? वर्षा की विदाई होने पर खेत हरे भरे दिख रहे थे। मिट्टी कालिमा युक्त हो गई थी और खेत हरियाली से भर चुका था। वर्षा के समाप्त होने के बाद किन किन चीजों ने नीलांबर पाया है? वर्षा की समाप्ति के बाद नाले, तालाब, नदियां एवं समुद्र ने नीलांबर पाया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सब में जल की अधिकता होती है, पानी एकदम साफ होता है और साफ पानी में आकाश साफ होता है तो नीला दिखता है, उसका नीला प्रतिबिंब बनता है। ऐसा महसूस होता है मानो ये नदी, नाले, तालाब, समुद्र ही नील वस्त्र को धारण किए हुए हैं। कविता में भूल गए शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। यह प्रयोग किन 2 अर्थों में किया गया है? कविता में एक जगह धुल गए किनारे नदियों के, यहाँ धुल गए का प्रयोग हुआ है। यहाँ धुल गया धुलाई का, धोने का, साफ होने का अर्थ वो होता है। दूसरा प्रयोग है धुल गए गगन में घन अपार। तो क्या बादल धोया जा सकता है? नहीं, आकाश से बादल छट गए हैं। वो बादलों का छटना धुल जाना कहा गया है। तो एक अर्थ हो गया धुलाई होना और एक अर्थ हो गया बादल का छटना। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। वर्षा की विदाई के पश्चात क्या आसान हो गया है? वर्षा की विदाई के पश्चात नदियों में तैरना, आर पार जाना आसान हो गया है, क्योंकि वर्षा में अधिक जल के कारण नदियां उमड़ जाती हैं। उस परिस्थिति में खतरनाक हाल हो जाता है और जब वर्षा खत्म हो जाती है, नदी शांत हो जाती है, जल की अधिकता होती है, फिर भी तट में सिमटी हुई धारा होती है, तब उन पर तैरना, आर पार जाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रस्तुत कविता में शीत ऋतु के आने के क्या क्या संकेत दिए हैं? कवि ने प्रस्तुत कविता में शीत ऋतु के आने के कई संकेत दिए हैं, जैसे आकाश का साफ होना, हवा शांत होना, नाली, तालाब, नदियां, समुद्र सबका पानी शांत होना, साफ पानी होना, नीला प्रतिबिंब बनने से नीलांबर धारण किया हुआ साफ
प्रतीत होना, पेड़ पौधे तृण तिनके सब में हरियाली का छा जाना, और ये सारे संकेत हैं, क्योंकि वर्षा जब तक रहेगी तब तक आकाश में बादल अवश्य रहेंगे। ये सारे संकेत हैं शीत ऋतु के आने के। फूल वालों पौधों में कलियां फूल भी लगने लगते हैं। वर्षा से प्रकृति को क्या क्या लाभ हुआ है? वर्षा से प्रकृति को मानो प्रकृति में व्याप्त सभी तृण तिनके जीव जंतु पेड़ पौधे सबों को नव जीवन प्राप्त हुआ है। ग्रीष्म में सब तपते हैं, जल भून जाते हैं। जब वर्षा के बूंद पड़ते हैं तो उस पावस के बूंदों से उनमें नई जिंदगी आती है, हरियाली हो जाती है, उनकी पिपासा शांत हो जाती है, वो प्यास बुझ जाती है और उनमें नए जीवन का उत्थान होता है। तो उनकी बढ़ोतरी, उनका विकास शुरू होता है। पूरे वातावरण में हरियाली छा जाती है, सबके सब संतुष्ट प्रतुष्ट देखते हैं। पठित पद्यांश पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? अर्थात वर्षा की विदाई कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। वर्षा की विदाई होने के पश्चात पक्षी क्या कर रहे हैं? वर्षा की विदाई होने के पश्चात पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं। आवरण का क्या अर्थ है? परत। किसकी छवि प्यारी लग रही है? मौसमी हवा की छवि प्यारी लग रही है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है, अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रज के यमुना वाले कछार। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यमुना के तट पर जब चहल पहल हो जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठकर जब बांसुरी बजाते थे, उस समय जो आनंदमय वातावरण होता था, मनोहारी वातावरण होता था, जो चहल पहल हुआ करते थे, आज वही चहल पहल, वही मनोरम वातावरण यमुना के किनारे पुनः दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री कृष्ण पुनः बांसुरी बजा रहे हैं। खेतों की मिट्टी काली माँ उठे वे हरे भरे सब हो आए। ग्रीष्म ऋतु की तपन में मिट्टी में इतनी शुष्कता होती है कि वो सफेद जैसे उजले जैसे दिखते हैं, उनके धूल कण उड़ने लगते हैं, वातावरण धूल से भरी हुई होती है। जब वर्षा होती है तब मिट्टी के कण जलयुक्त हो जाते हैं, जलयुक्त हो जाते हैं तो कालिमा को प्राप्त करते हैं। उनमें जल के सिंचन होने से, जल की भरपाई होने से जो मिट्टी में उगे पेड़ पौधे तृण तिनके इत्यादि जो भी होते हैं वे सब के सब हरे भरे हो जाते हैं। उनमें नया अंकुरण, नई पत्तियां आ जाती है, तेजी से उनका विकास होता है, धरती हरियाली से भर जाती है। यादों में लौट रही निधियां मनमोहन कुंज बिहारी की। जब यमुना के किनारे चहल पहल हो जाता है, लोगों का आवागमन हो जाता है, उसका तट आकर्षक लगने लगता है, तब लोगों के याद में पुनः पुरानी बातें जो मन में संजोग का निधि के रूप में लोग रखे हुए हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी वादन करते थे, तो इतना ही मनोरम, इतना ही सुंदर वातावरण होता था। ऐसा ही चहल पहल नदियों के यमुना के तट पर पाया जाता था। आज पुनः वही स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात श्री कृष्ण की पुरानी यादें जो मन में संजोए हुए हैं पुनः जीवित हो जाती है, लोग उसको पुनः याद करने लगते हैं। इसमें दिया है एक मूल्यपरक प्रश्न में, यदि महीनों तक लगातार वर्षा होती रहे तो प्रकृति का स्वरूप कैसा होगा? आप कल्पना करके लिख सकते हैं। इसको लिखने से आपकी ये वाक्य रचना की शक्ति बढ़ेगी, आपको सोचने की शक्ति बढ़ेगी। सही गलत के लिए बहुत डरना नहीं चाहिए। जब मन में कोई बात आए तो आप उसके विषय में सोचते हैं तो नए नए विचार आपके मन में उठने लगते हैं, इसमें आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। उसके बाद रोचक क्रियाकलाप में दिया है
भारत की ऋतुओं के बारे में जानकारी लेना, तो जान जाए कि भारत में 6 ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत के बाद पुनः ग्रीष्म का आगमन होता है। ग्रीष्म में सब कुछ तपते रहता है, तपन, जल, छोटे छोटे बूंद के जल जाते हैं, अधिक गर्मी होती है, आकाश वातावरण धूल से भरा होता है, आकाश रूखा दिखता है। उसके बाद पावस मतलब वर्षा का जब आगमन होता है, वर्षा ऋतु का, तो इतना जल के लिए व्याकुल पृथ्वी, मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे वर्षा के जल को पीकर तृप्त हो जाते हैं। धरती मानो जल से भर जाती है। उसमें पुनः नव सिंचन होने के कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तुरंत दिन के जो जलते भूनते रहते हैं सब पनप जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, नदी नाले पेड़ पौधे सब पानी पी पी कर तृप्त हो जाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, अर्थात जल की भरपाई होती है, लोगों का जीवन भी सरस हो जाता है। उस वर्षा का जब गमन होता है तो शरद का आगमन होता है। इसलिए कवि ने अंगराई लेने की बात कहा। तो जब उन्होंने कही है अंगराई लेने की बात, उसका मतलब समझिए कि वर्षा का गमन तो शरद का आगमन होता है। शरद का आगमन होता है, वातावरण एकदम साफ सुथरा दिखता है, न अधिक तेज हवाएं नहीं चलती है, गर्मी कम होती है और ठंडा भी थोड़ा सा आने लगता है। चारों तरफ वातावरण वर्षा के में हरियाली से भरी रहती है, पानी रहता है, सबकी सफाई हो जाती है, वातावरण साफ दिखता है, हरियाली दिखती है, नए नए जो पौधे होते हैं फूल फल वाले, उनमें फूल फल भी लगे दिखते हैं, वातावरण एकदम मनोरम हो जाता है, लोगों में नई ताजगी नई स्फूर्ति दिखती है, आकाश एकदम साफ होता है, सूर्य की साफ किरणें आती हैं। उसके बाद है वर्ष, ये शरद के बाद हेमंत। हेमंत में खूब अधिक ठंडा पड़ता है, लोग थर थर कांपते हैं। उस थर थर वाले ठंड में हेमंत का समय होता है, और उस खासकर पूस की रात, पूस के ठंड से हम सब प्रायः थरथराते हैं, वही हेमंत का समय होता है। और हेमंत के गमन के बाद शिशिर का आगमन होता है। शुरू में तो अधिक ठंडा होता है, लेकिन क्रम से धीरे धीरे ठंडा घट जाता है, हवाएं थोड़ी तेज चलने लगती है, तो ठंड के कारण पेड़ के पत्ते जो पीले पड़ने लगते, जमे लगते हैं, वो तेज हवा में झड़ जाते हैं। इसलिए शिशिर का दूसरा नाम पतझड़ भी है। पत्ते झड़ जाते हैं और झड़ जाने के बाद, शिशिर के बाद पुनः वसंत का आगमन होता है। तो वसंत पुनः उन झड़े हुए पत्ते वाले पेड़ों में नए पत्ते लगा देते हैं, मंजर वालों में मंजर भर जाता है, तो पुनः फूल फल का आगमन शुरू हो जाता है। यह हमारे भारत के सभी ऋतु हैं। आपको इनमें से जो ऋतु पसंद आए उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में जानकारी संकलित कीजिए, लिखिए। आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी कुशलता अधिक हो जाएगी। धन्यवाद।